सो आज 7 मई के दिन लगभग 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई जाएगी। सो मॉक ड्रिल में होता क्या है, सायरन बजेगा, लोगों को समझाया जाएगा कि अगर अटैक होता है तो आपको करना क्या है, इवैक्यूएट कैसे करना है, शेल्टर कैसे लेना है, कोई इंसान अगर इंजर हो जाता है तो उसको बचाना कैसे है। तो ये बात सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को ये क्रिस्टल क्लियर है कि कन्वेंशनल वारफेयर में वो इंडिया का कुछ नहीं कर सकता, चाहे चाइना पीछे से मटेरियल सपोर्ट कितना भी दे दे, और अब तो नए नए प्लेयर भी आ गए, टर्की भी आ गया है, वो भी दे दे, तो भी कन्वेंशनल वारफेयर में इंडिया को नहीं हरा सकता। अब पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, अब वहां पे दिमाग के अलावा सब कुछ है। अब इस सिनेरियो में ये पॉसिबिलिटी बनती कि कहीं वो डेस्परेशन में कोई न्यूक यूज ना कर ले। अब ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर वेपन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, एक होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये वही वेपन्स हैं जिनकी बातें नॉर्मली न्यूज़ में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। पर इनमें डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का जो यील्ड होता है वो लगभग 100 किलोटन से ज़्यादा होता है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यील्ड 5 से लेकर 100 किलोटन तक का होता है। दैट मीन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का यील्ड कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टैक्टिकल। एक पर्सपेक्टिव में अगर आपको समझाना चाहूँ तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो 2 बम गिरे थे, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, सो लिटिल बॉय का यील्ड था 15 किलोटन और फैट मैन का था 20 किलोटन। सो दैट मीन्स आज के हिसाब से वो टैक्टिकल वेपन में आते, लेकिन उस टाइम पे वो स्ट्रेटेजिक थे। हालांकि अब तो डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि भाई 800 किलोटन तक यील्ड के भी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स बने हुए हैं। तो एक तो यील्ड का डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव का। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को बेसिकली सिटी बस्टर्स कहते हैं कि वन बम वन सिटी साफ, व्हेन दीज आर यूज्ड टू विन द वॉर, क्योंकि आपने इतनी सिटी बर्बाद कर दी कि सामने वाला घुटनों पे आ जाता है। यहां पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू विन ए फाइट, क्योंकि जब वॉर होता है तो मल्टीपल फ्रंट्स पे चलता है। तो किसी एक फ्रंट पे हो सकता है कि आप हार रहे हो, या आपको लगे कि सामने वाले की आर्मी की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी, या फिर आपको कोई एक एरिया साफ करना है, तो वहां पर आप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को डालो, उस एरिया में इंपैक्ट होगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो अभी आपको ये सुन के लग रहा होगा कि स्ट्रेटजिक आर मोर डेंजरस देन टैक्टिकल। नहीं, एक्चुअली में टैक्टिकल आर मोर डेंजरस। ये बताऊंगा क्यों। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कमांड है इन दोनों वेपन्स की वो बिल्कुल अलग अलग हाथों में होती है। यहाँ स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए बोलते हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के हाथ में होती है, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को लीड करता है प्राइम मिनिस्टर। हालांकि पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर नाम की चीज़ तो है नहीं, और नाम नाम का बेचारा शहबाज शरीफ, चलती तो मुनीरवा की ही है। लेकिन स्टिल एक डिसीजन मेकिंग में जब 4 5 10 आदमी इन्वॉल्व होते हैं ना तो उसका बेनिफिट होता है। उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बात 1962 की है। यूएसए और यूएसएसआर में टेंशन ऑलरेडी थी। अब इस टेंशन में जो क्यूबा एक यूएसए के पास देश है, उसका एक लीडर था फिदेल कास्त्रो। कास्त्रो बोला कि मैं यूएसएसआर के खेमे में जाऊंगा, यूएसए के खेमे में नहीं जाऊंगा, और यूएसएसआर ने पूरी सपोर्ट करी। मिसाइल्स लगाई क्यूबा के अंदर से, एंगल लगा के लगाई कि अगर यूएसए वाले है तो मारना फेंक के। इसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो बात 27 अक्टूबर 1962 की है। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक यूएसएसआर का जो सबमरीन था वो उस क्यूबा के वाटर्स में ना एक्चुअली पेट्रोलिंग कर रहा था, और बाय चांस यूएस की नेवी ने उसको लोकेट कर लिया। अब लोकेट किया तो उन्होंने बम फेंकने शुरू कर दिए। अब जैसे बम फेंकने शुरू किए तो उस B-59 सबमरीन के अंदर जो कमांडर था वैलेंटाइन स्टाविस्की, वो घबरा गया, उसको लगा वॉर शुरू हो गई है। टोटल अंदर सबमरीन में केओस हो गया कि वॉर शुरू हो गई है। उस केओटिक एटमॉस्फेयर में उसने डिसीजन लिया कि मैं न्यूक्लियर टॉर्पीडो फेंकने वाला हूं। अब न्यूक्लियर टॉर्पीडो अगर वो फेंक देता तो कितना डिवास्टेशन हो सकता था। लेकिन एक बंदा था वहां पे जिसका नाम था वासिली आर्किपोव। सी दिस मैन, वासिली आर्किपोव। इसको लगा, ये सेकंड इन कमांड था, इसके पास वीटो पावर थी।
इसने वीटो लगा दी और सारे लोगों को समझाया, बोला यार मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये जो बम आ रहे हैं ये हमें मारने के लिए हैं। हम क्या करते हैं, एक बार सरफेस पे जाते हैं, कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसने मनाया सबको। अब पता नहीं कहाँ से वो बुद्धि आई इसके अंदर, वो विजडम आई कि नहीं यार नहीं यूज़ करना। एक आदमी की वजह से ये ऊपर गए, कम्युनिकेशन स्टेबलाइज किया, तो पता चला यूएस नेवी वाले बोले अरे हमने कोई अटैक नहीं किया था, हमने तो इसे डेप्थ चार्जेस कहते हैं, हमने बम इसलिए बरसाए थे कि हमने आपको लोकेट कर दिया है और आप ऊपर आ जाइए। सी अगर ये आदमी, वो विजडम की बात की थी मैंने, वो बेसिक समझदारी ना दिखाता तो 1962 में ही एक ग्लोबल न्यूक्लियर वार हो चुका होता। बिकॉज अगर आपने एक न्यूक्लियर वेपन अगर यूएस पे डाल दिया तो दे विल रिटेलिएट मैसिवली, वो नहीं छोड़ेंगे। अब ऑब्वियसली आपने इस बंदे का ना फोटो देखी हुई ना कभी नाम सुना होगा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी है, हम पीस मेकर्स को ज़्यादा हीरो मानते ही नहीं। हम हीरो उनको मानते हैं जो गया 15-20 को मार के वापस आ गया। अब यहाँ पे गाने भी ऐसे बनते हैं, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अरे वो लड़ाई बाहर नहीं होती, वो लड़ाई इंसान के अंदर होती है। आपने जो लड़ाई लड़नी है वो अपनी कुरीतियों से लड़ो, अपनी ओवर कंजम्पशन से लड़ो, अपनी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से लड़ो, और जो सेंसेस के स्तर से उठ के आप कॉन्शियस के स्तर पे आ जाओ। तो जितने भी धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी में होली वॉर है, इस्लाम में जिहाद बोला गया है, हिंदुइज्म में धर्म युद्ध है। तो ये युद्ध जो है ना वो बाहर नहीं होते, वो बेसिकली अंदर होते हैं कि इंसान अपने अंदर लड़े। वो जो है अपने सेंसेस के स्तर से उठ के चेतना के स्तर पे अपनी कॉन्शियस डेवलप करे। पर कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, लड़ाई बाहर लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है बाहर, और बाहर लड़ने के चक्कर में आज कितनी टेंशन का माहौल है। प्योर आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, सिर्फ अस वर्सेस देम की डिबेट, हम अलग है आप अलग है, इसके चक्कर में इतनी टेंशन क्रिएट कर दी। अब इस टेंशन में भूल गए कि यहाँ पर 11 साल से एक आदमी बैठा है, उस आदमी की फिलोसफी एक है, वो झुकेगा ही नहीं भाई। वो 11 साल से पॉलिटिक्स पाकिस्तान के बेसिस पे कर रहा है, आपने छेड़ दिया उसको, अब कुछ ना कुछ तो करेगा वो, और करना भी चाहिए क्योंकि आपकी हरकतें ठीक नहीं हो रही। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में ना एक स्कोप है कि जब 8-10 लोग बैठे हैं, अगर मुनीरवा दिमाग हो गया कि नहीं मैं दबाऊंगा बटन, तो क्या पता कोई तो इंसान हो उसका हाथ पकड़ लेगा कि नहीं यार तेरा बहुत हो गया, बस अब तू निकल। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में प्रॉब्लम क्या है, उस वेपन की जो डिसीजन मेकिंग पावर ना वो बैटलफील्ड कमांडर के हाथ में होती है। सो एक फ्रेज होता है मैड कमांडर सिंड्रोम, कि कई बार होता है कि आप 5000 की सेना ले गए, कमांड कर रहे हो, 4000 मारे गए, आपको दिख रहा है कि आप हारने वाले हो, उस हीट ऑफ द मोमेंट में, उस डेस्परेशन में क्या पता वो बटन ना दबा दे। अब पाकिस्तान को ये गलत फहमी है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर मारेंगे ना तो इंडिया वाले स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी में ऐसा लिखा नहीं हुआ, जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया था कि आप टैक्टिकल मारो या स्ट्रेटजिक, हम तो एक ही मारेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा है ही नहीं। तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए नहीं, उनको पता है कि इसके यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। दैट मीन्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इसलिए डेंजरस है क्योंकि इनके यूज होने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन से मच हाई है। तो इशू यह है कि वो कहीं टैक्टिकल यूज ना हो जाए बैटलफील्ड में। अब टैक्टिकल भी यूज होगा तो बाद में चेंज, हमारे पास तो टैक्टिकल है ही नहीं, हमने तो वो यूज करना। फिर अगेन वो, अब एक बात और है, अगर किसी ने एक चला दिया तो सामने वाला एक तो चलाएगा नहीं, कम से कम 5 मारेगा, फिर वो 10 मारेगा, फिर वो 20 मारेगा, ऐसी वो विशियस साइकिल में फंसेंगे, फिर उसका एंड नहीं कभी। सारी की सारी फसाद गजट आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल खामखा का बेमतलब क्रिएट किया वो लड़ाई अंदर लड़नी है, अंदर नहीं है, वो बाहर लड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो ये डिफरेंस है स्ट्रेटजिक और न्यूक्लियर, स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में। सो एक सिमुलेशन है, मैंने ऐसे बनाई है एजुकेशनल पर्पज के लिए, कि सपोज कि अगर 20 किलोटन जो फैटमैन का यील्ड था, सपोज करो पाकिस्तान 20 किलोटन का एक टैक्टिकल न्यूक न्यू दिल्ली में फायर कर देता है। सो ये पूरा दिल्ली का एरिया है। सो ऑब्वियसली एक पोर्शन जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट सिटी बस्टर, 20 किलोटन से पूरी सिटी तो जाने से रही। इसको थोड़ा और जूम करते हैं। सो सपोज करो इंडिया गेट के आसपास का एरिया है, यहां पर डेटोनेट होता है, कहां तक यील्ड जाएगा आपका, ये कौन सा है, गोल्फ लिंक
सुंदरनगर सफदरजंग तक का मैक्सिमम। अब इसमें आप देखो ये रिंग होती हैं, इन रिंग का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये जो बाहर वाली रिंग है, बाहर वाली ये ग्रे रिंग जो दिख रही है आपको, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये जो बाहर वाली है ये है, इसे कहते हैं लाइट ब्लास्ट रेडियस। ये लगभग 4.5 किलोमीटर, 20 किलोटन के यील्ड के बारे में बता रहा हूँ। लगभग 4.5 किलोमीटर की रेडियस होगी इसमें। 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर पड़ेगा शॉक वेव का। लाइट डैमेज होगा, जैसे खिड़कियां टूट जाएंगी, जो कांच वगैरह होता है, वो कांच वगैरह लग जाए, उससे डेथ हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। दूसरा ये जो सर्कल है, इसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन रेडियस। ये लगभग 2.25 किलोमीटर की होगी। इसमें होगा सीवियर 3rd डिग्री बर्न, लेकिन पेन नहीं होगा, बिकॉज जो पेन कैरी करने वाली नर्व होती है वो नर्व डैमेज हो जाएगी। 3rd डिग्री बर्न होगा, पेन नहीं होगा। सो कई केसेस में एम्पुटेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी डेथ के चांसेस रहते हैं। इसके बाद ये अंदर वाली है, मॉडरेट ब्लास्ट रेडियस, लगभग 2.25 किलोमीटर की, 1.75 किलोमीटर की। यहां पर प्रेशर आएगा 5 पाउंड पर स्क्वायर इंच। दैट मीन्स कुछ खतरा होगा बिल्डिंगों को, अब बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई पुरानी बिल्डिंग हुई तो लोग मर जाएंगे, इस टाइप की एक्टिविटीज होंगी। इसके बाद ये जो अंदर है ग्रीन वाली, ये है रेडिएशन रेडियस 500 REM, रुंजन इक्विवेलेंट मैन। 500 REM का एक्सपोजर होगा, 1 महीने के अंदर अंदर कैंसर डेवलप हो जाएगा, लगभग 15 से 20% कैजुअलिटी हो जाएगी। इसका रेडियस होगा लगभग 1.25 किलोमीटर का। इसके बाद जो अंदर वाली है, ये हैवी, दिस वन, हैवी ब्लास्ट रेडियस 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच। हैवी डैमेज होगा, 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर पड़ेगा शॉकवेव का, हैवी डैमेज होगा, ऑलमोस्ट 100% कैजुअलिटीज। और जो इसके अंदर सबसे आखिरी में है, लास्ट वन, जो ये वाली रेडियस है, ये इसे कहते हैं फायरबॉल रेडियस, लगभग 220-225 मीटर की। इमीडिएट वेपोराइजेशन, पेनलेस डेथ। अभी सॉलिड है, सॉलिड से वेपर बन जाएंगे, पेनलेस डेथ, कुछ नहीं बचेगा। 20 किलोटन का है। अब पर्सपेक्टिव में कि इंडिया के पास तो टैक्टिकल न्यूक्स है नहीं, अब ये 20 किलोटन का, इंडिया कम से कम 100 किलोटन का मारेगा। अब 100 किलोटन का मारेगा, तो पर्सपेक्टिव में डोंट टेक सीरियसली, फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई पिक्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस। सी 100 किलोटन के यील्ड में इट्स ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय गया, 1 सिटी 1 बॉम्ब, खत्म। अब इसके बाद फिर वो रिटेलिएट करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो अगला 1 महीना बहुत सेंसिटिव है, यू नेवर नो क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। ना हो बहुत अच्छा है, इस स्केल पे ना हो, पर हमारे पास चॉइस क्या है। आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दो, FATF का यूज कर लो, UN के सैंक्शंस लगा दो, कुछ नहीं होने वाला इससे। और वो लोग, उनका रेजन डेट्रे, उस देश की आर्मी का जीने का मकसद ही सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान है। अब अगर विजडम हो, समझदारी हो, वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ना हो, तो क्या ये सब टेंशन क्रिएट होती? थिंक, किस बात की लड़ाई है, किस बात की? एक हाइपोथेटिकल एंटिटी बना रखी है ऊपर, उसके लिए लड़े जा रहे हो यार। कितना कुछ करना है को है देश में, दुनिया में डेवलपमेंट का, लेकिन नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नथिंग एल्स। ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।